बिना किसी चेतावनी के जिंदगी अचानक खतरे में पड़ जाती है। इंसान की कोशिशें उल्टी पड़ जाती हैं और कुछ ही सेकंड में सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाता है। सब कुछ। मैं हूं रॉन पिट्स और आप देखने जा रहे हैं कैमरे पर कैद किए गए बर्बादी के कुछ ऐसे अविश्वसनीय पल जो पहले कभी फिल्माए नहीं गए। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, कोई भी परिस्थिति खतरे से खाली नहीं और क्या होने वाला है इसका कोई भी अनुमान नहीं लगा सकता। यह है डिस्ट्रॉयड इन सेकंड्स। चेसापीक बे में गिरते हुए लपटों में घिरे इस जेट के अंदर नौसेना का एक पायलट फंसा हुआ है। पायलट को बाहर निकलना चाहिए, लेकिन वो असमर्थ है। ये हुआ कैसे? 1500 मीटर की ऊंचाई पर यह F-18 विमान बम चलाने के एक नए सिस्टम का परीक्षण कर रहा है। मिशन है एक 250 पाउंड का बम गिराना, जिसका निरीक्षण एक छोटा स्काई हॉक जहाज करेगा। फिर हुई एक अविश्वसनीय घटना। दायां पंख टूट जाने के कारण स्काई हॉक नियंत्रण खो देता है। पायलट और को पायलट जहाज के साथ नीचे गिर रहे हैं। को पायलट किसी तरह बाहर निकलकर पैराशूट खोल लेता है। पायलट इस आशा में कि जहाज को नियंत्रित कर लेगा, चलते हुए जहाज में ही रुका हुआ तेजी से नीचे गिर रहा है। फिल्म को दोबारा देखने पर पता चलता है कि यह हादसा कैसे टाला जा सकता था। जेट से 7 मीटर ऊपर उड़ते हुए स्काई हॉक को लगने की बजाय बम को जमीन पर गिरना था, लेकिन दोनों जहाजों के पास पास उड़ने से हुई हवा की उथल पुथल से दोनों के बीच की जगह में शून्य बन जाने से बम खिंचकर ऊपर उड़ते जहाज को जा लगा। आप देख सकते हैं पायलट ने बम को आते देख स्काई हॉक को बाएं ले जाने की कोशिश की। बम जहाज पर लगा और जमीन की तरफ गिरते गिरते भी पायलट जहाज संभालने की कोशिशों में लगा हुआ है। हर एक सेकंड के साथ पायलट के बचने की संभावना कम और कम होती जा रही है। गिरने के इस बहुत लंबे महसूस होने वाले समय के बाद लपटों के बीच से जब जगह मिली तो पायलट को जलते हुए जेट से निकलने का एक मौका मिला। करीब 1 मील तक नीचे गिरने के बाद स्काई हॉक खाड़ी में जाकर गिरता है। यह तो अच्छा था कि बम में सिर्फ कंक्रीट भरा हुआ था। अगर वो बम असली होता तो इस हादसे में दोनों जेटों में बैठे हुए सभी लोग मारे जाते। अब नौसेना के परीक्षणों में यह आवश्यक कर दिया गया है कि लड़ाकू जहाज कम से कम 60 मीटर की दूरी रखकर उड़ेंगे, ताकि आसमान में इस तरह के हादसे दोबारा ना हो। लगातार बारिश और पिघली हुई बर्फ की वजह से सिटी ऑफ पोर्टलैंड ओरेगन में रिकॉर्ड तोड़ बाढ़ आई है, जिससे पूरे शहर में तबाही मच गई है। वेस्ट हिल सबर्ब में एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ पहाड़ी चढ़कर वो घर देखने जा रहा है जिसे वो नया रूप दे रहे हैं। पहाड़ी ढलान के अस्थिर हो जाने से शायद उसकी नींव को नुकसान पहुंचा है। लो पहुंच गए। हम फॉर्मोसा के ऊपर उस घर की तरफ जा रहे हैं जो पहाड़ी से नीचे फिसल रहा है। उन पहाड़ियों पर बने घरों को तो देखिए जरा। दुआ करो कि उन्होंने उन घरों के नीचे नींव मजबूत रखी है। जब दोनों घर के पास पहुंचते हैं तब बेटे को कुछ आभास होता है। यही घर है क्या? आपको यकीन है? ये सारे पेड़ और बाकी चीजें शायद धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। फिर अचानक ही उनके संभलने से पहले जमीन खिसकने लगती है, पेड़ भी नीचे खिसकने लगते हैं। अरे जरा देखो तो, ये सड़क के पार जा रही है। हमने अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी की है। अच्छा हुआ तुमने। देखो, ये तो पहाड़ी से नीचे आ रही है। लेकिन जल्द ही उन्हें आभास हो जाता है कि ये छोटा सा स्खलन सिर्फ शुरुआत भर है। वो एक भयानक आपदा के रास्ते में खड़े हैं। भागो! पेड़ों का टीला सीधा खड़ी हुई गाड़ी से टकराता है और उसे धक्का मारकर पहाड़ी से नीचे खिसकाता हुआ ले जाता है। गाड़ी में पीछे बैठ जाओ, गाड़ी में पीछे बैठ जाओ। और अब ये स्खलन पूरे जोर के साथ नीचे जा रहा है। जल्दी करो, चलो चलो चलो। ये जबरदस्त स्खलन रफ्तार पकड़ता है। चलो और तेज, और तेज। और रास्ते में आने वाली दूसरी गाड़ियां भी उसका शिकार हो जाती है। और तेज, जल्दी जल्दी जल्दी, तेज चलो, तेज चलो, जल्दी करो, जल्दी चलो, भागो, हटो रास्ते से, जल्दी निकलो यहाँ से, चलो। ओह चलो जल्दी करो, जल्दी जल्दी।
फिर उस सड़क पर कई 100 फुट खिसकने के बाद आखिरकार स्खलन रुक जाता है। अरे ये क्या? कितना हैरत अंगेज था। सड़क की ढलान ने स्खलन को साफ रास्ता भी दिया और साथ ही जबरदस्त ताकत भी, जिससे अपने सामने आने वाली हर चीज को उसने तबाह कर दिया। चलो चलो चलो, जल्दी करो। इस हादसे से हजारों डॉलर की संपत्ति का नुकसान हुआ। 3-4 कारें बर्बाद हो गईं। किस्मत से प्रकृति के इस कहर से कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ। चलो चलो चलो, जल्दी करो, चलो। फ्रांस के निवासी एरिक बैरोन, कुछ लोग इन्हें रेड बैरन कहकर भी बुलाते हैं और कुछ लोग उन्हें पहाड़ों का सबसे तेज साइकिल सवार कहते हैं। शुरू करो। एरिक ने 11 वर्ल्ड स्पीड रिकॉर्ड बनाए हैं। उनमें से 7 रिकॉर्ड बर्फ पर तोड़े गए थे। फ्रेंच एल्प्स में एरिक 219 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल चलाकर बर्फ पर सबसे तेज साइकिल सवार का विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं। अब एरिक अपने इस दीवानेपन को लेकर निकरागुआ में सक्रिय ज्वालामुखी सेरो नेग्रो के तीखे ढलानों पर जा रहे हैं। वो ठोस जमीन पर सबसे तेज माउंटेन बाइकर बनना चाहते हैं, लेकिन जमीन पर स्पीड रिकॉर्ड बनाने के लिए सिर्फ दृढ़ निश्चय काफी नहीं, इसके लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है। एरिक की फॉर्मूला 1 से प्रेरित कार्बन फाइबर माउंटेन बाइक हल्की और एरोडायनामिक बनाने के लिए कंप्यूटर द्वारा इंजीनियर की गई है। उनका खास तरह का रेस सूट हवा के प्रतिरोध को कम करता है। फेयरिंग उनकी बाहों को पंख जैसा बना देती है ताकि वो अपने शरीर के जरिए बाइक की दिशा बदल सकें। हाथ से बना फाइबर ग्लास हेलमेट भी गति को ध्यान में रखकर बनाया गया है, सुरक्षा को नहीं। घंटों तक सेरो नेग्रो की कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद एरिक टेस्ट रन के लिए तैयार होते हैं। अपनी पहली दौड़ के लिए वो एक साधारण माउंटेन बाइक ही लेते हैं। पहली दौड़ पूरी तरह से कामयाब रही। एरिक 161 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंच जाते हैं, जो कि एक नया विश्व रिकॉर्ड है। एरिक को अब मालूम है कि अपनी हाईटेक बाइक से वो इस रिकॉर्ड को आसानी से तोड़ देंगे और इसी उम्मीद के साथ वो ढलान से उतरना शुरू करते हैं। कुछ ही पलों में वो तूफानी गति पकड़ लेते हैं। वो 171 किलोमीटर प्रति घंटा की रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार तक पहुंच चुके हैं, लेकिन उनका ये हैरत अंगेज सफर अधिक देर तक चलने वाला नहीं। निकरागुआ के सेरो नेग्रो ज्वालामुखी की चोटी से एरिक बैरोन अपनी दूसरी और आखिरी दौड़ शुरू करते हैं। आधे रास्ते तक पहुंचते पहुंचते वो 160 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक की रफ्तार पकड़ चुके हैं। स्लो मोशन दिखाता है क्या हुआ। किसी ने भी नहीं सोचा था कि बर्फ के लिए डिजाइन की हुई बाइक के हिस्से पथरीली जमीन पर लगे झटकों से टूट जाएंगे। सिर्फ एक छोटी सी उछाल से ही बाइक के सामने का हिस्सा चटक जाता है और उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। एरिक कोई 100 मीटर दूर जाकर गिरते हैं और उनका एरोडायनामिक हेलमेट भी उन्हें कोई सुरक्षा नहीं दे पाता है। कुछ सहमे हुए दर्शक उनकी मदद के लिए भागते हैं और कुछ डर कर वहीं बैठे रहते हैं। उन्हें किसी और बात की आशंका है, लेकिन जब एरिक हिलते डुलते हैं तो उनकी जान में जान आती है। ये चमत्कार ही है कि इतने भयानक हादसे के बाद भी वो होश में है। खून से लथपथ घायल एरिक को उनका दल उठाता है, फिर उन्हें पास के अस्पताल ले जाता है जो 2 घंटे की दूरी पर है। एरिक अपनी याददाश्त खो बैठते हैं और उन्हें हादसे के बारे में कुछ भी याद नहीं, लेकिन समाचार पत्र का एक समाचार उनकी याददाश्त वापस ले आता है। वो जानते हैं वो खुशकिस्मत थे कि बच गए। उन्हें ठीक होने में 5 साल लगे। तब एरिक ने सोचा कि 11 वर्ल्ड स्पीड रिकॉर्ड उनके लिए काफी है। डेनमार्क के गांवों में पेड़ों से भी ऊंची खड़ी हुई पवन चक्कियां वहां के सबसे बड़े प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करती रहती हैं। लेकिन जब ये हवाएं गुस्से में आना शुरू करती हैं, तो ये सीधी साधी विशाल चक्कियां भी टूटने की कगार पर आ जाती हैं। सुबह सुबह वहां के निवासियों को एक पवन चक्की नियंत्रण से बाहर होकर घूमती दिखती है। पवन चक्की बिल्कुल पागलों की तरह घूम रही थी। अधिकारी उस इलाके को घेर कर बंद करने के लिए भागते हैं। किसी को नहीं मालूम असल में हुआ क्या था। हम पड़ोसियों को बता रहे थे।
करीब 1.25 किलोमीटर का इलाका घेरा गया है। mellem 400 og 500 meter. अचानक ही बिना किसी चेतावनी के दोबारा देखने पर पता चलता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने एक पंख को तोड़ दिया। इससे रोटर मशीन का संतुलन बिगड़ता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। टूटे हुए लोहे और फाइबर ग्लास के टुकड़े करीब 1.25 किलोमीटर तक छिटक कर गिरे। लोग शुक्र मना रहे हैं कि उन्हें चोट नहीं लगी। पवन चक्की के टुकड़े हमारे घर के बिल्कुल ऊपर से उड़ रहे थे। जांचकर्ताओं को पता चला कि ब्रेकिंग सिस्टम के खराब हो जाने की वजह से तेज हवाओं ने चक्की को सुरक्षित गति से भी 5 गुना तेज चला दिया, जिससे वो टूट गई। ये हादसा ये बात याद दिलाता है कि प्रकृति के सामने इंसान द्वारा बनाई गई मशीन भी नहीं ठहर सकती है। C-130 हर्क्यूलिस विमान करीब 50 सालों से अमेरिकी सेना के भारी भरकम काम करता आ रहा है। इसे मूल रूप से सिपाहियों, सामान और चिकित्सकीय सुविधाओं को इधर उधर ले जाने के लिए बनाया गया था। अब रक्षा विभाग इसे एक और काम सौंपना चाहता है, बचाव का काम। 1980 ईरान द्वारा 52 लोगों को बंधक बनाने की प्रतिक्रिया स्वरूप अमेरिकी सरकार एक टॉप सीक्रेट मिशन शुरू करती है, कोड नाम क्रेडिबल स्पॉट। ईरान में हालात ज्यादा बिगड़ते हैं तो इंजीनियर 80 टन के C-130 को एक ऐसा सक्षम जहाज बनाने में लग जाते हैं जो करीब 100 मीटर के एक ईरानी फुटबॉल स्टेडियम में भी उतर सके। अभी तक तो C-130 को उतरने के लिए 450 मीटर और उड़ने के लिए 550 मीटर जगह चाहिए। इस दूरी को कम करने के लिए इंजीनियर जहाज में रॉकेट लगा देते हैं। उतरते समय ये रॉकेट जहाज को धीमा कर देते हैं और उड़ान भरते समय उसे धक्का लगाते हैं। C-130 को दोबारा डिजाइन करके बनाने में सिर्फ कुछ हफ्ते ही लगे हैं। टॉप सीक्रेट मिशन का समय नजदीक आता है तो पायलट इस नए जटिल प्रक्रिया वाले जहाज पर पूरी तरह नियंत्रण पाने का अभ्यास करते हैं। लेकिन अक्टूबर 1980 में बचाव का काम शुरू होने के चंद दिनों पहले ही ऑपरेशन क्रेडिबल स्पॉट पटरी से उतर जाता है। 1980 के अक्टूबर महीने में अमेरिकी रक्षा विभाग ईरान में 52 अमेरिकी बंधकों को छुड़ाने के लिए एक टॉप सीक्रेट मिशन की शुरुआत करता है। इस खतरनाक ऑपरेशन के तहत इंजीनियरों को 80 टन के एक C-130 जहाज को एक ऐसा फुर्तीला जहाज बनाना है जो एक ईरानी फुटबॉल स्टेडियम में भी उतर सके। कुछ ही हफ्तों में हरक्यूलिस का नया रूप तैयार हो जाता है। लेकिन जब जहाज अपना आखिरी टेस्ट रन करता है, मिशन को एक जोरदार आघात लगता है। जैसे ही जहाज नीचे उतरता है, पायलट गलती से पहिए जमीन पर लगने से पहले ही रॉकेट फायर कर देते हैं। जहाज एकदम नीचे आकर जमीन से टकराता है। इतने बड़े हादसे के बाद भी दल के किसी भी सदस्य को नुकसान नहीं पहुंचा। इस दुर्घटना ने न केवल परियोजना को नाकामयाब कर दिया, बल्कि क्रेडिबल स्पॉट मिशन में लगे सारे लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। फिर तो अगले साल ही बंधक रिहा किए जा सके। पार्कर्सबर्ग, आयोवा में गर्मियों के दिन है और इस छोटे से कस्बे की तरफ एक बड़ा टॉर्नेडो बढ़ रहा है। एक बैंक के एटीएम सर्वेलेंस कैमरे ने ये तस्वीरें ली जब टॉर्नेडो सड़क के पार बने मकान को निशाना बनाता है। वो बढ़ता रहता है और दूसरा सर्वेलेंस कैमरा बर्बादी का एक और दृश्य रिकॉर्ड करता है, इस बार बैंक के अंदर ही। पहले बत्तियां जलती बुझती हैं, फिर बढ़ता टॉर्नेडो खिड़की के जरिए देखा जा सकता है, फिर खिड़कियां टूट जाती हैं और इमारत के अंदर का पूरा सामान टॉर्नेडो की चपेट में आ जाता है। बैंक के अंदर का एक और एंगल और टॉर्नेडो की ताकत का एक और उदाहरण।
कुल 6 कैमरे इस घटना को कैद करते हैं और सारे के सारे वही कहानी दोहराते हैं। 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के सामने एक छोटी सी इमारत की क्या बिसात। लेटन अलाबामा की एक पार्किंग में 2 सर्वेलेंस कैमरे सब कुछ देख रहे हैं। उसी तरफ बढ़ता टोर्नेडो स्क्रीन पर नहीं दिखता। टोर्नेडो की वजह से वातावरण पर पड़ने वाले अत्यधिक दबाव के कारण हवाएं तूफानी हो जाती हैं। ये छोटा सा ट्विस्टर पार्किंग में खड़ी 2 कारों और एक बड़ी कार को खिलौनों की तरह हवा में उछाल देता है। दूसरा एंगल दिखाता है कि टोर्नेडो का घेरा 7 मीटर से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन आकार में छोटा होते हुए भी ये ऐसी हवाएं चला रहा है जो हरिकेन से भी कुछ तेज है। इस तरह के सर्वेलेंस कैमरे टोर्नेडो की असीम शक्ति को पास से देखने का अनूठा मौका देते हैं। हम इसके शुरू होने का ही इंतजार कर रहे हैं। मिल्वॉकी विस्कॉन्सिन में कुछ लोग एक हेलीकॉप्टर को छत से 2 पुरानी एयर कंडीशनिंग मशीनें हटाते हुए देखने के लिए जमा हुए हैं। बिल्डिंग की छत पर से, लेकिन उन्हें पता नहीं है ऊपर हवा में कि वो एक भयानक हादसा देखने वाले हैं। हमें इस मजेदार शो के शुरू होने का इंतजार है। वो आ गए। पहली मशीन छत से उठाई जाती है, फिर नीचे खड़े ट्रक पर रख दी जाती है। कर्मचारी रस्सों के हुक खोल देते हैं और पायलट दूसरी मशीन उठाने चल देता है। इस बार भी सारा काम बहुत दक्षता के साथ होता है। हेलीकॉप्टर सावधानी से दूसरी मशीन भी छत से उठा लेता है। फिर वो नीचे खड़े ट्रक की सीध में खुद को ऊपर व्यवस्थित करता है, लेकिन जैसे ही वो नीचे आने वाला होता है, गड़बड़ शुरू हो जाती है। पायलट का नियंत्रण बिगड़ जाता है और हेलीकॉप्टर बुरी तरह से घूमने लगता है। और कोई चारा ना देखकर वो मशीन को गिरा देता है। करीब 1500 किलो भारी एयर कंडीशनिंग मशीन जमीन पर आ गिरती है। बदकिस्मती से हेलीकॉप्टर फिर भी नियंत्रण में नहीं आता। वो आसमान में वैसे ही गोल गोल घूमता रहता है। पायलट कोशिश करता है कि हेलीकॉप्टर को नीचे खड़े लोगों से दूर ले जाए, भागो भागो यहाँ से भागो, और किसी सुरक्षित जगह पर उतार सके। दुर्भाग्यवश हेलीकॉप्टर नियंत्रण में नहीं आता। ये तो गया। एक पूरी तरह चक्कर खाते हेलीकॉप्टर को पायलट नियंत्रित करने की कोशिश करता है। वो 1500 किलो का वजन भी गिरा देता है, लेकिन हेलीकॉप्टर फिर भी काबू में नहीं आता। पूरी तरह चक्कर खाते हुए हेलीकॉप्टर को पायलट दर्शकों से दूर ले जाता है। अब वो खुद को सिर्फ हादसे के लिए तैयार ही कर सकता है। ये तो गया। ओह, ये तो बचने नहीं वाला। घबराए हुए दर्शक पायलट की मदद के लिए भागते हैं। उसकी मदद करो। छत पर लगे हुए एक दूसरे कैमरे से हमें पूरे हादसे का नजारा मिलता है। कुछ ही देर में घटनास्थल पर आपातकालीन दल आ पहुंचता है और बचाव कार्य में लग जाता है। खुशकिस्मती से पायलट को सिर्फ कुछ मामूली चोटें आईं। एनटीएसबी की रिपोर्ट बताती है कि एक कपलिंग खराब हो जाने की वजह से टेल रोटर में गड़बड़ी आ गई थी। गया गया गया, ये तो गया। ये फिल्म उस पायलट को सलामी है जो गिरते हुए हेलीकॉप्टर को दर्शकों से दूर ले गया। पुलिस अधिकारी तेजी से जा रहे हैं। ब्रिस्टल वर्जीनिया। एक गंभीर समस्या को नियंत्रण में लेने के लिए कुछ पुलिस अधिकारी बुलाए जाते हैं। अच्छा, मैं घटनास्थल पर हूँ। आशा है फायर डिपार्टमेंट से लोग आ रहे हैं। ये कोई टैंकर लगता है, पता नहीं ये है क्या। हम हॉलिडे इन के सामने हैं, लगता है टैंकर के केबिन में आग लगी है। अधिकारी भागकर ड्राइवर से पूछने जाता है कि हुआ क्या है। क्या हुआ है? आग लग गई है। हाँ जानता हूँ, तुम क्या ले जा रहे हो? हाँ, तुम्हारे पास इसमें क्या है, पेट्रोल? हाँ, इसे अलग कर सकते हो। बिल्कुल नहीं, ये खाली है। हाँ, टैंकर खाली है, मगर ठीक है, इस तरफ आ जाओ। हालांकि टैंकर खाली है, फिर भी चिंता की बात यह है कि केबिन अभी भी जल रही है और टैंकर की टंकी के अंदर बेहद ज्वलनशील गैस भरी है। ठीक है, यहाँ पीछे आ जाओ, और अगर तुम दोनों को अलग
नहीं कर सकते तो ऐसी जलती आग के बीच में मैं टैंकर के नीचे नहीं जा सकता। हाँ मैं समझता हूँ, ये फायर डिपार्टमेंट का काम है। फायर फाइटर वहां पहुंचते हैं। टैंकर के नीचे आग धू धू करके जल रही है। कर सकोगे ये काम? हाँ। जब फ्लड लाइट जलाई जाती है तो घना धुआं देखकर पता चलता है कि आग कितनी बढ़ गई है। और तभी एक धमाका। ओह! अरे यहाँ मदद बुलाओ। वीडियो को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि जब टैंकर फटा उस समय एक फायर फाइटर उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। धमाके के इतने पास होने के बावजूद फायर फाइटर को कुछ नहीं हुआ। होटल के सर्वेलेंस कैमरे से दिखता है कि कैसे फटते हुए टैंकर के टुकड़े उड़ उड़कर पार्किंग के इलाके में आ रहे हैं। बाद में जांच से पता चलता है कि ट्रक का ब्रेकिंग सिस्टम गर्म हो गया था और जलने लगा था, जिससे टैंकर में आग लग गई। ओह! अरे यहाँ मदद बुलाओ। कोई भी मरा या घायल नहीं हुआ। ये था डिस्ट्रॉयड इन सेकंड्स। मैं हूं रॉन पिट्स। अगली बार फिर मुलाकात होगी।